बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 बायोलॉजी पार्ट 1 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इंडिविजुअल लेवल। इससे पहले हमने जो स्टार्ट लिया था वो हमने बेसिक लेवल से लिया था। सबसे पहले हमने इसमें एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया, देन हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे हम उस पर गए, उसको हमने पढ़ने की कोशिश की। फिर चलते चलते हम लोग टिश्यू लेवल तक आए और 5-6 लेवल्स के पढ़ने के बाद फिर हमने आर्गन सिस्टम लेवल को पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे कि आर्गन पहले इकट्ठे हुए, उसके बाद आर्गन सिस्टम इकट्ठे हुए, फिर एक पूरे का पूरा एक फ़र्द बन जाता है। अब वो अपने माशरे में किस तरह से सर्वाइव करता है, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उसमें क्या क्या उसके पीछे साइंस क्या है, वो सारी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे आज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लेवल आप पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है और उसका मतलब क्या है। अब इंडिविजुअल लेवल का मतलब है नाकाबिले तकसीम। बेसिक इसका जो मतलब है इंडिविजुअल का वो है ऐसी चीज़ जिसको आप तकसीम नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल से ये बात वाज़े करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं आपके सामने मौजूद हूँ, अगर मेरा सर यहाँ से अलहदा कर दिया जाए और बॉडी बाकी अलहदा कर दी जाए, तो आप समझते हैं कि क्या मेरी बॉडी के जो बाकी फंक्शंस हैं वो नॉर्मली रूटीन पे चलते रहेंगे? कतन ऐसा नहीं है, बल्कि उसी वक्त बॉडी डेड हो जाती है। तो ये एक ऐसा लेवल है जिसको आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। इसको आप ये नहीं कर सकते कि आधी चीज़ को आप अलग कर दें और वो अपना नॉर्मल फिजियोलॉजी परफॉर्म करती रहे, और आधी चीज़ को आप अलग कर दें और वो अपनी नॉर्मल बॉडी के फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करती रहे। ऐसा कतन नहीं होता। तो ये इसका एक मतलब था जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। आपकी बुक में लिखा हुआ है पहली लाइन में कि वेरियस आर्गन्स इन द प्लांट्स एंड वेरियस आर्गन सिस्टम इन द एनिमल्स। अब यहाँ पे आप गौर करें, अगर यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया लफ्ज़ वेरियस आर्गन्स का और दूसरी तरफ उसने इस्तेमाल किया आर्गन सिस्टम का। जब वो प्लांट्स की बात कर रहा है तो उसने आर्गन्स कहा, जब उसने एनिमल्स का जिक्र किया तो उसने आर्गन सिस्टम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? आपको इस बात का पता होना चाहिए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि प्लांट्स के अंदर आर्गन्स तो हैं। जैसे उसके लीफ हैं वो एक आर्गन के तौर पे काम कर रहे हैं, उसके फ्लावर्स हैं वो उसमें आर्गन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, उसका स्टेम होता है वो वहाँ पे आर्गन का काम कर रहा होता है, वहाँ पे रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो उसका आर्गन। लेकिन पौधों के अंदर कोई भी आर्गन सिस्टम नहीं होता कि रूट्स को मिला के और शूट को मिला के एक आर्गन सिस्टम बन जाए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ह्यूमन सिस्टम के अंदर आर्गन मिल के आर्गन सिस्टम बनते हैं। हमने एक एग्जाम्पल वहाँ पर स्टडी की थी डिटेल में जाके कि यूरिनरी सिस्टम, और एक हमने स्टडी की थी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो वहाँ पे किडनीज़ लगी होती हैं। अब किडनी से यूरेटर निकलते हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं, फिर आगे यूरेथ्रा होता है। इसी तरीके से हमने स्टडी किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट होता है वो अपना ब्लड जो होता है वो अपना ब्लड को वहाँ से रिलीज़ करवाता है, हार्ट पंप करता है ना ब्लड को, फिर वहाँ से वो आर्टरीज़ में जाता है, वैन से वापस आता है। ये तमाम चीज़ें जो हमने स्टडी की, एक आर्गन मिल के आर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये सारे का सारा जो सेटअप था, मैकेनिज़्म है, ये ह्यूमन बींग के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होता। इसीलिए वो कहता है कि आर्गन इन प्लांट्स एंड वेरियस आर्गन सिस्टम इन एनिमल्स। उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। दे आर असेंबल्ड टुगेदर, ये आपस में इकट्ठे होते हैं टू फॉर्म इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म। इनके मिलने से एक पूरा फ़र्द बन जाता है कि जब आर्गन सिस्टम मिलते हैं एनिमल्स के अंदर और आर्गन्स मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। अब हमने नेक्स्ट से मूव करना है, तो हमने यहाँ पे 3-4 खसूसियात हैं कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक जो इंडिविजुअल है, चाहे वो प्लांट का हो या वो एनिमल का हो, उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। आपकी बुक में उसने 4 को मेंशन किया है। नंबर फर्स्ट ये है कि होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ऑन इंडिविजुअलिटी। अब इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि उसकी इनफरादियत। अब इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक कंसेप्ट है, बड़ा गौर तलब है, वो ये कि जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि जब हमने स्टडी किया कि होल ऑर्गेनिज्म, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म, उसकी एक अपनी इनफरादियत है। अब होल ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया भी आता है, उसमें फंजाई भी आता है, उसमें एल्गी भी आता है, लेकिन उनको हमने यहाँ पे स्टडी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये जो लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं आज, इसका नाम है इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पे
ये हायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है। यहाँ पे हम बैक्टीरिया को, एल्गी, फंजाई को डिस्कस नहीं करेंगे। हम ऐसे जानदारों को डिस्कस करेंगे जो कि आर्गन और आर्गन सिस्टम के मिलने के बाद बनते हैं, जिसका नाम है इंडिविजुअल। हम सिर्फ उसको यहाँ पे फोकस करेंगे। होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअलिटी। पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की एक अपनी इनफरादियत होती है। अब उसके अंदर इनफरादियत क्यों आती है? जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो आगे से ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, उनके अंदर ये ख़ास बात है कि उनके अंदर थोड़ा सा जेनेटिक वेरिएशन आती है, जेनेटिक मेकअप के अंदर म्यूटेशन आती है, जो कि पेरेंट्स होते हैं और उनसे जब नए ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, उन नए पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर खसूसियात ज़रा ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो पेरेंट्स होते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअलिटी। पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म वो एक मुनफरिद किस्म का होता है, बाकियों से वो ज़रा अलहदा किस्म का करके होता है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि इट इज़ डिफरेंट फ्राम ऑल अदर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़। अपने ही के जैसे स्पीशीज़ का अगर आप देख लें कि एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने अक्सर सुना होगा, ये जो हमारे हाथ पे यहाँ पे प्रिंट्स होते हैं, जब आप कहते हैं ना वो फिंगरप्रिंट लगाएं, जब आप कोई सिम ख़रीदते हैं या आप जब एटीएम कार्ड, जब आप एटीएम मशीन के अंदर जाके वहाँ पे अपना ये थंब वहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो हर एक का ये जो प्रिंट होता है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इस पूरे दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, किसी एक बंदे का ये जो फिंगरप्रिंट है वो किसी दूसरे से मैच नहीं करता। तो वो ये कह रहा है कि इट इज़ डिफरेंट फ्राम ऑल अदर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़, कि ये जो इंडिविजुअल है वो मुख्तलिफ होगा अपने ही जैसे तमाम स्पीशीज़ से। नंबर 3 पॉइंट क्या है? द वेरियस फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेटेड टुगेदर या विद ईच अदर। जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी एक बॉडी के अंदर, एक जिस्म के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़, वो सारे के सारे फंक्शंस, वो सारे के सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन रखते हैं। मिसाल के तौर पे आप पानी पीने जाते हैं, कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि आप पानी आप क्यों पीते हैं? आपकी ज़ुबान खुश्क होती है, आपके गले को खुश्क हो रहा होता है और आपको पानी की ज़रूरत फील होती है। अब ये तो कभी नहीं हुआ कि आपकी गर्दन यहाँ से उतरी हो और वो चल के गई हो पानी पीने के लिए। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आपको भूख लगी है, भूख पेट में लगती है तो आपका पेट चल के गया हो खाना खाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब आपके जिस्म के एक हिस्से में कोई तकलीफ़ हो या किसी चीज़ की हाजत हो, तो पूरी की पूरी बॉडी उसके ताबे होती है, उसको फॉलो करती हुई आपको वो ज़रूरत पूरी करवाती है। तो ये हो गया कि द वेरियस फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेटेड। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिज्म वर्क्स एज अ होल, इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट चेंज एज अ होल। ये वही पॉइंट यहाँ पे दोबारा आ गया कि जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चेंजिंग्स फील होती है माहौल के हिसाब से, इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आती है, तो वो एनिमल या वो ह्यूमन बीइंग उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। तो पूरे का पूरा जिस्म उसका वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, ना कि वहाँ पे सिर्फ एक पार्ट वहाँ पे जिसको ज़रूरत है वो इन्वॉल्व होगा, बल्कि पूरी की पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होगी। अच्छा, ये एक सवाल था यहाँ पे कि राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो 1, 2, 3, 4 ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने के लिए जा रहे हैं। ऑल दी सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर इन एनिमल्स। हाउ? एक जानवर के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम उसके जो सिस्टम्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन रखते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप इस बात को किस तरह से बयान कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बुक से कोट की है, वो ये, इफ़ ए मैन इंगेज्ड विद हार्ड एक्सरसाइज। अगर एक बंदा, मैं या आप, कोई ख़ास मुशक्क़त वाला काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग्स फील होती हैं। नंबर 1, मसल्स आर वर्किंग। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, सपोज़ ये मार्कर है, मैंने यहाँ से ये मार्कर उठाया, जब मैंने ऐसे किया तो मेरी ये बॉडी के जो बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल्स हैं इनकी मूवमेंट होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। गर्ज़ ये कि जब भी आप अपनी बॉडी को मूव करवाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फिट हुए हुए मसल्स भी उस हिसाब से मूव करते हैं। देन क्या होता है? इंक्रीज़ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन।
जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप भागते हैं, तो आपकी जो आपका रेस्पिरेशन, आपकी रेस्पिरेटरी जो रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आपने फील किया होगा कि आपकी जो बॉडी होती है, जो आपका सांस होता है वो फूल जाता है। अब सांस के फूलने से मुराद है कि आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, आपका सांस लेने का जो प्रोसेस है वो पहले की निस्बत क्या हो गया, फास्ट हो गया। अच्छा, अब कौन सी दो चीज़ें यहाँ पे हमने स्टडी की। नंबर एक ये कि आपके मसल्स वर्क करेंगे, उसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, चेंज होता है। तीसरी बात, इंक्रीज हार्ट बीट, आप अपने दिल की धड़कन महसूस करेंगे। जब आप दिल पे हाथ रखेंगे तो आपका दिल भी तेज़ तेज़ बीट कर रहा होगा। उसकी जो हार्ट बीट होती है पहले नॉर्मल होती है, अब यहाँ पे आके वो आपको लुप डुप की आवाज़ बड़ी तेज़ी से सुनाई देगी। तो स्टूडेंट्स, 3 बातें हमने डिस्कस की कि जब एक बंदा कोई मुश्किल काम करता है, नंबर 1 उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मसल एक्टिविटी इन्हांस होती है। नंबर 2 पॉइंट हमने स्टडी किया कि उसका रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, पहले की निस्बत फास्ट हो जाता है। नंबर तीसरी चीज़ जो हमने स्टडी की वो ये है कि उसके अंदर जो हार्ट बीट है बॉडी की, वो भी क्या होती है, हार्ट की, वो तेज़ हो जाती है। उसके बाद सवाल यह है कि हार्ट बीट ज़्यादा क्यों होती है, टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू मसल्स। अब आपको पता है कि हार्ट का काम क्या होता है। हार्ट का काम होता है ब्लड को सप्लाई करना पूरे बॉडी के हिस्सों में। जब आपके मसल्स ने ज़्यादा एक्टिविटी की, उसको ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, उसको ज़्यादा ज़रूरत है फूड की, तो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। हार्ट बीट तेज़ होने से मुराद ये है कि अब आपका दिल ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा ब्लड सप्लाई करेगा उन मसल्स को जो कि ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ साथ फूड की ज़रूरत है। तो ये जो फूड होती है ये ब्लड की सूरत में हार्ट ज़्यादा पंप करेगा शॉर्ट टाइम में उन मसल्स तक। तो ये सारा मैकेनिज़्म था, ये आंसर था क्वेश्चन का कि एक एनिमल के अंदर सारे के सारे सिस्टम किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं जब कोई भी आप एक एक्टिविटी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो किस तरीके से अचीव की जाती है, किस तरीके से हासिल की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा इसका जवाब है, वो ये कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो हासिल की जाती है, वो अचीव की जाती है नर्वस सिस्टम से, या वो हासिल की जाती है एंडोक्राइन सिस्टम से। अब नर्वस सिस्टम से मुराद क्या है? नर्वस सिस्टम नर्व इंपल्स की सूरत में 120 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 120 मीटर का सफ़र तय करता है एक नर्व इंपल्स। ठीक है, जैसा कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग जाए, किसी हीट वाली किसी तवे के ऊपर लग जाए, किसी आग की चिंगारी के साथ लग जाए, तो फौरी तौर पे आप हाथ को वहाँ से ऐसे हाथ लगा, आपने फ़ौरन वहाँ से हाथ उठा लेना है। अब आपके दिमाग को क्या पता कि आपने वहाँ से हाथ उठाना है फौरी तौर पे। बेसिकली ये एक एक्शन होता है कि आपके हाथ पे जो लगे रिसेप्टर्स हैं उन्होंने नर्व इंपल्स डिटेक्ट की कि आपके बॉडी के किसी हिस्से पे हीट महसूस हो रही है, तो फौरी तौर पे वो मैसेज सारा गया आपके ब्रेन में, और वो ब्रेन ने मैसेज को रीड किया। रीड करने के बाद उस ब्रेन ने वापस मैसेज भेजा उस हाथ के उस पार्ट की तरफ कि उसको वहाँ से उठा लिया जाए। तो फौरी तौर पे आपका हाथ जो होता है जब किसी गर्म चीज़ पे लगता है तो विद इन नो टाइम आप वहाँ से हाथ को वापस उठा लेते हैं। ये सारे का सारा जो चीज़ है वो होती है नर्वस सिस्टम, या आपका नर्व इंपल्स जो होता है वो इस चीज़ को लेके चल रहा होता है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपके जिस्म के अंदर एक नर्व इंपल्स मूव करता है और पैगाम को लेके आगे पीछे जाता है। अगला सिस्टम आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो 2 तरीक़ों से हासिल की जाती है। नंबर 1 हो गया नर्वस सिस्टम, मैंने आपको समझा दिया। दूसरी चीज़ आती है एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स होती हैं, उसमें कुछ एक्सोक्राइन्स होती हैं, कुछ एंडोक्राइन्स होती हैं। अब एंडोक्राइन्स का मतलब क्या है? एंडोक्राइन का मतलब ये है कि सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये आपकी बॉडी की एक ग्लैंड है, ठीक है। इस ग्लैंड, ये यहाँ से ब्लड मूव कर रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है।
अब ये ग्लैंड क्या करेगी, ये अपना जो इसकी सिक्रीशन होगी वो डायरेक्ट इसके अंदर डाल देगी। यहाँ पे कोई भी डक्ट इन्वॉल्व, कोई भी नाली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी, डायरेक्ट ग्लैंड के अंदर से उसकी सिक्रीशन, उसकी रतूबत निकलेगी और वो आ जाएगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इस किस्म के सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको दूसरा भी समझा दूँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं कि जब एक ग्लैंड के अंदर से जो सिक्रीशंस होती हैं वो डायरेक्ट ब्लड में ना जाएं, बल्कि वहाँ से एक नाली सी बनी हो और उस नाली के अंदर से ये ग्लैंड है और ये यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम। अब ये जो ग्लैंड है इसकी सिक्रीशन आएंगी पहले इस डक्ट के अंदर, इस नाली के अंदर, और ये नाली इसको लीड करेगी और लेकर जाएगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इस किस्म की ये जो नाली मैंने बनाई है, इस किस्म की ग्लैंड्स को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जिसके अंदर ये नाली नहीं होती, डायरेक्ट ये ग्लैंड्स अपनी रतूबत खारिज करती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो जाती है किस तरीके से, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए से भी जाती है। इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। आप देखें कि आप जब जाते हैं, जब आप भागते हैं किसी खौफ की वजह से, किसी दहशत, किसी वहशत की वजह से, तो उस वक्त आपकी बॉडी पे पसीना आ जाता है। अब बेसिकली ये मैकेनिज़्म कैसे इनिशिएट हुआ, आपने देखा कि जब आप भागे तो आपकी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड भी जिसे कहते हैं। फौरी तौर पे उसने मैसेज भेजा, और जब उसने मैसेज भेजा कि इस फियर, फ्लाइट और फाइट के मूड में आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग्स लानी है, ताकि आपकी बॉडी का जो सिस्टम जो चेंज हुआ है उसको वापस कंपनसेट किया जाए। तो उस सिस्टम को कंपनसेट करने के लिए आपकी ग्लैंड ने अपनी रतूबत को खारिज किया। उस रतूबत की वजह से वो ब्लड में गई, और ब्लड के ज़रिए से वो उस टारगेट जो आपकी बॉडी का जो हिस्सा था, जिसको आपने मूव करवाना था, जिसने आगे से रिएक्शन देना था, वो फिर वो जाके वहाँ से मूव करता है। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम हुआ, अब बेशुमार ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, एड्रिनल ग्लैंड्स होगी, इसी तरह से पैराथायराइड ग्लैंड्स होगी, थायराइड ग्लैंड्स होगी, ये बेशुमार ग्लैंड्स है। लीवर भी हमारी बॉडी के ग्लैंड है और सबसे बड़ा ग्लैंड है, वो आर्गन भी है और ग्लैंड भी है। तो ये सारी बात आती है एंडोक्राइन। ये सारी की सारी चीज़ें आप स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर इससे जो नेक्स्ट आता है, बल्कि उससे भी नेक्स्ट जो आएगा, उसमें आप स्टडी करेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की ग्लैंड्स होती हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या है, वो फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्टरी बेस पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हम अपने सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब मूव करते हैं कि पौधों के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे हासिल की जाती है। एनिमल्स की तो हमें समझ आ गई, अब हम पौधों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ ब्रॉट अबाउट बाई हार्मोन्स। इसका आंसर तो सिर्फ इतना ही है कि हार्मोन्स जो होते हैं उनकी वजह से कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जाता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन ये जो लफ्ज़ उसने लिख दिया कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, इससे मुराद क्या है? आप देखिए, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि आपका हाथ जो ही एक गर्म चीज़ पे टच होता है ऐसे, तो फ़ौरन आप हाथ को पीछे कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो नर्व इंपल्स की स्पीड है, आपके अंदर जो कोऑर्डिनेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो रिएक्शंस को जो चीज़ इनिशिएट करवा रही है, उनके अंदर नर्व इंपल्स नहीं है। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? हार्मोन्स। अब हार्मोन को अपनी जगह से निकलने में, फिर ट्रैवल करने में, फिर अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और फिर वहाँ पे जाके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि पौधे के अंदर लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, मतलब देर से जाके रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। और करता कौन है? हार्मोन्स। हार्मोन सारे का सारा काम कंट्रोल करते हैं पौधों के अंदर, जबकि एनिमल्स के अंदर ये ऐसा नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक का एक हिस्सा था वो था इंडिविजुअल लेवल। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि उसका मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी ख़ास 3-4 किस्म की खसूसियात कौन सी होती हैं। फिर हमने स्टडी किया कि सिस्टम किस तरह से इकट्ठे होकर काम करते हैं। एक मिसाल से वाज़े करने की कोशिश करें किस तरह से पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम जो होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो एक पूरे के पूरी बॉडी के अंदर चेंजिंग आती है। तो उसमें हमने एक मिसाल से आपको वाज़े करने की कोशिश की। फिर आपने एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन सिस्टम किस तरह से अचीव होते हैं वो आपने स्टडी किया। तो बेसिकली ये 3-4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे और ये 12 पेपर में पूछे जा चुके हैं।